हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल ह्यूमैनिटीज। साइंस के डर से नहीं, इंटरेस्ट से लेते हैं। सो वी विल स्टार्ट द क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस बुक, कॉन्स्टिट्यूशनल बुक, in which the matter related to constitution is given. So our first chapter is constitution, why and how. इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और कैसे है। अब मतलब क्या हुआ इसका, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और कैसे आया है। सो लेट्स स्टार्ट, वी विल फाइंड इट। सो फर्स्ट टॉपिक इज गिवन दैट व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्यों है। हमने अभी देखा कि हमारे चैप्टर का नेम भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। और हमारा फर्स्ट टॉपिक भी क्या है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या गिवन है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, जो डाइवर्स पीपल हमारी सोसाइटी में रह रहे हैं उनके बीच में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कहाँ पे, हमारे इंडिया में, चाहे दूसरी कंट्री की भी बात कर सकते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के होने के साथ साथ क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट भी आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ सकते हैं। और कॉन्फ्लिक्ट्स अगर आ रहे हैं तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व भी होना ज़रूरी है। अगर सॉल्व नहीं होंगे तो एक जगह पे इतने ज़्यादा डाइवर्स पीपल कैसे ले पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। तो एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एग्रीमेंट कैसे होगा, जब कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचो कि अगर हमारे इंडिया में कोई भी रूल नहीं हो, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे बाइकें चल रही हैं, अगर इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो कि आपको कोई कुछ भी ऐसे ही आप रोड को क्रॉस कर सकते हो, आपको हेलमेट भी नहीं लगाना है, आपको ट्रैफिक पुलिस भी नहीं आपको देखेगी कि आप हेलमेट लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो क्या होगा, आपकी गाड़ी दूसरे से भिड़ जाएगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप दूसरे का एक्सीडेंट कर दोगे। अब कुछ रूल्स ही नहीं है तो पूरी डिस्ट्रक्शन नहीं हो जाएगी, हमारी पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। जिसकी वजह से क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करता है, कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स। और इन्हीं रूल्स की वजह से क्या है, हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, लोगों के बीच में। किन लोगों के बीच में, डाइवर्स लोगों के बीच में। और डाइवर्स लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे सॉल्व होता है, एग्रीमेंट के बीच में। और एग्रीमेंट क्यों हो पाता है, एग्रीमेंट इसलिए हो पाता है क्योंकि उनको क्या प्रोवाइड किए जाते हैं, कुछ बेसिक सेट ऑफ रूल्स। और बेसिक सेट ऑफ रूल्स कैसे एग्रीमेंट कराते हैं लोगों के बीच में, कि अगर कोई इन रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको पनिश भी किया जाएगा। इसकी वजह से दूसरा पर्सन सिक्योर हो जाएगा कि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगी ना, तो मैं फॉलो कर लूँ। सो मुझे मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो और सेकंड पॉइंट इज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डिसीजन मेकिंग पावर। अब ये क्या पॉइंट हुआ, तो इसमें क्या है, इसमें भी देखिए मल्टीपल विब्ज है, सोसाइटी हमारी डाइवर्स है, तो क्या होंगे, मल्टीपल विब्ज है। और मल्टीपल विब्ज से क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्टिव विब्ज भी हो सकता है उसका। जैसे आप लीजिए कि आपको क्या है कि आपको एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, आपके फ्रेंड को है कि उसको कि गेमिंग सेक्टर में ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए, तो आपका कॉन्फ्लिक्टिव विब्ज हो गया ना। तो ऐसे ही इतने ज़्यादा लोग रह रहे हैं हमारी सोसाइटी में, उनके बीच में तो कॉन्फ्लिक्टिंग विब्ज हो सकते हैं ना। तो इसके लिए कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो पाए, सबके लिए भलाई वाला डिसीजन बन पाए, जिसके लिए क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। और इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है, गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट को कैसे पावर प्रोवाइड करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम अभी फाइंड करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोसेस दी होती है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट को कैसे निकाला जाएगा। तो क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही तो पावर प्रोवाइड की ना गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी और गवर्नमेंट को कैसे निकाला जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हुआ कि हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड थिंग्स
किस में दी हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों दी हैं? क्योंकि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग करना है, किसके लिए? सोसाइटी के लिए। अंडरस्टैंड? सो हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। सो थर्ड पॉइंट इज प्लेस लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट को पावर कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। पावर प्रोवाइड करने के साथ साथ गवर्नमेंट के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है। और ये रिस्ट्रिक्शंस कैसी होती हैं? फंडामेंटल सेंस की होती हैं कि कोई भी इनको वायलेट नहीं कर सकता, वो चाहे गवर्नमेंट हो चाहे एक नॉर्मल पीपल हो। ठीक, तो चलिए डिस्कस करते हैं। प्लेस लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या है? लॉ मेकिंग पावर प्रोवाइड की गई है ना। तो गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ भी बना सकती है जो लोगों की लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर दे पूरी तरफ से। तो इसलिए क्या है, हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये फंडामेंटल राइट इतने इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इनको कोई वायलेट नहीं कर सकता। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कोई वायलेट नहीं कर सकता, तो गवर्नमेंट भी तो वायलेट नहीं कर सकती ना। तो गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन हो गया कि उसको फंडामेंटल राइट्स के दायरे में रह के लॉ बनाना पड़ेगा। तो क्या हो गया? लिमिटेशन हो गया ना पावर पे, किसकी? गवर्नमेंट की पावर पे कुछ लिमिटेशन हो गया। सो हमारे थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि क्या है, गवर्नमेंट की पावर पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी दायरा बना के रखा है कि लोगों की पूरी तरह से लाइफ ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उनको जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो वायलेट ना हो जाए। कि गवर्नमेंट ऐसा लॉ ना बना दे कि उनके फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट हो जाए। सो मे बी you will be clear of this point. Let's go into the other point. Our fourth point is aspiration and goals of a society written in the constitution. क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एस्पिरेशन एंड गोल्स हैं सोसाइटी की। क्या है? चलिए हम डिस्कस करते हैं। एक सोसाइटी है, हमने देखा हमारी सोसाइटी में डाइवर्स लोग रह सकते हैं, रहते ही हैं, रह क्या सकते हैं, रहते ही हैं। उनकी क्या है? एस्पिरेशन सबकी अलग अलग है। अभी हमने डिस्कस किया था कि आपकी एस्पिरेशन है कि आप चाहते हो कि पूरा डेवलपमेंट किस में हो? एजुकेशनल सेक्टर में। और आपका फ्रेंड क्या चाहता है? गेमिंग सेक्टर में हो डेवलपमेंट। तो क्या हुआ? सबकी एस्पिरेशन अलग अलग है ना। तो एस्पिरेशन कहाँ पे लिखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखी है आपकी सारी एस्पिरेशन। तो एस्पिरेशन को हमने क्या नाम दे दिया है? किस में लिखी है? एस्पिरेशन एक पार्ट है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में लाई करता है, जिसको क्या कहते हैं? डीपीएसपी। अभी ये हम सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे डीपीएसपी के बारे में। इसमें क्या लिखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें है क्या? गाइडलाइंस है कुछ गवर्नमेंट के लिए। क्या? कैसी गाइडलाइंस? गाइडलाइंस हैं कुछ गवर्नमेंट के लिए, जिसकी हेल्प से ये कुछ लोगों की या पूरे कलेक्टिव कलेक्टिव सब लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकते हैं। और ये किस में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाई करते हैं? पार्ट 4 में लाई करते हैं। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 36 टू 51। Understand? So maybe in my perception you have cleared this point also. So let's go into the another point. Our fifth point is given that the constitution provides fundamental identities. अब ये क्या हुआ कि फंडामेंटल आइडेंटिटी? जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में? पॉलिटिकल आइडेंटिटी। पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या हुआ? पॉलिटिकल आइडेंटिटी ऐसे क्रिएट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने बताया ना कि गवर्नमेंट को पावर कौन प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सब लोग जो रह रहे हैं वो सबके लिए गवर्नमेंट है ना, तो सबको एक गवर्न करने वाली कॉमन गवर्नमेंट होगी। तो क्या हो गई? हम सबकी क्या बन गई? एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्रिएट हो गई। जैसे आपके दोस्त को भी वही गवर्नमेंट गवर्न कर रही है, आपके बुआ जी को, फूफा जी को, सब लोग को, मामा जी को, सबको। ठीक, तो आवर सेकंड पॉइंट इज दैट इट्स आल्सो क्रिएट मोरल आइडेंटिटी। अब मोरल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट करता है? मोरल आइडेंटिटी ऐसे क्रिएट करता है कि सभी लोगों को एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है। अगर हम एक दूसरे के राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? अपनी मोरल आइडेंटिटी को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो ये मोरल आइडेंटिटी किसने प्रोवाइड की? कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की। सो थर्ड पॉइंट इज गिवन दैट इट्स आल्सो प्रोवाइड एस नेशनल आइडेंटिटी।
अब नेशनल आइडेंटिटी कैसे, जैसे हम लोग इंडियन हैं, हमारे सबके बीच में क्या एक कॉमन चीज़ है, हम लोग सब लोग इंडियन हैं, तो ये क्या हो गई हमारी नेशनल आइडेंटिटी हो गई। और जो जापान के लोग हैं उनके लिए क्या हो गई, वो जापानीज है, तो उनके लिए क्या हो गई, जापानीज की हो गई एक नेशनल आइडेंटिटी। अब हमारा सेकेंड टॉपिक क्या दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, अभी हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है, अब हमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। हमारे जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उसमें क्या है 395 आर्टिकल्स हैं। एंड पार्ट्स कितने हैं, पार्ट हैं आपके 22। सो कितने टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, पहला हो सकता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा हो सकता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, इंडिया में एंड यूएसए में। एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पे है, ब्रिटेन में। अब आप सोचो कि अनरिटन का मतलब हो गया लिखा ही नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं है कि लिखा नहीं गया, इसका मतलब है कि एक सिंगल बुक में नहीं सब कुछ लिखा गया है। इसका मतलब है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स में उनके सारे रूल्स डिस्क्राइब है। सो आपको मे बी आपको क्लियर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप क्या है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज गिवन दैट हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और कॉन्स्टिट्यूशन पता हो गया हम क्यों ज़रूरी है, लेकिन हम पता कैसे चले वो कॉन्स्टिट्यूशन सही भी है हमारे लिए या नहीं सही है। तो पता करने के लिए कितने फैक्टर्स हैं, 3 फैक्टर हैं। मोड ऑफ प्रोमल्गेशन, सेकंड फैक्टर है कि सब्सटेंसिव प्रोविजंस, थर्ड फैक्टर है कि बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस। अब ये क्या 3 चीज़ें हैं, तो पहली चीज़ें हमें डिस्कस करेंगे कि मोड ऑफ प्रोमल्गेशन का मतलब क्या है।